यहाँ जो है जैसे ये क्वेश्चन दिया, तुमको मजाक सूझ गया, छुआ गया है। तब इसमें हंसने की क्या बात थी? ये बाला मासा है तो हमसे ऐसी बन गई है। क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। इसका क्वेश्चन का आंसर ही पहले बनाना है तुमको, और आधा तो क्वेश्चन में ही है, बातें सब क्वेश्चन में ही हैं, जोड़ना थोड़ी सी चीज़ होती है, उसको कहाँ जोड़ें ये समझना ज़रूरी है। अब आंसर लिखना है तो व्हाट से क्वेश्चन किया गया, व्हाट से क्या पूछा जाता है? नहीं, व्हाट से क्या पूछते हैं, क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, कई बार बताया गया। तो व्हाट से पूछा गया है क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जिस भी क्वेश्चन में व्हाट से प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आंसर जो हमको देना है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर देना है। तुम्हारा सेंटेंस बनता है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, या इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बची खुची चीज़ें हैं उनको अदर्स में डाल देते हैं। ऐसा ये वाक्य का एक प्रोसीजर है, या ये वाक्य का एक क्रम है। अब इसमें इसका मतलब हुआ कि व्हाट से जो क्वेश्चन किया गया है इसमें सब्जेक्ट तो होगा ना, क्योंकि व्हाट से प्रश्न पूछा गया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। हु से प्रश्न पूछा गया तब सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु से क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो हु से प्रश्न पूछा गया तो सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। लेकिन यदि व्हाट से प्रश्न पूछा गया तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो भी बात हमको लिखनी होगी वो कहाँ लिखनी होगी? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखनी होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ है? अब ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे होता है? तो इसका फार्मूला यदि आप पढ़े हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। ये क्रम यदि आपको पता है तो सारी चीज़ें इसमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है कहाँ? सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, यानी ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर है। और जब भी अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी जो ये आर है वो कहाँ चला जाएगा? अब रेन ड्रॉप्स के बाद चला जाएगा। तो अपना आंसर एकदम सही और सटीक बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यानी यहाँ पर हो गया रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू। अब देखो यहाँ कंपेयर्ड टू के बाद यहीं पर जोड़ना है, तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू किससे तुलना की गई है? न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। तो यहीं पर लिखना था कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें और जोड़ना होता व्हाई, क्यों, एंड व्हाई। यहीं पर लिखा है एंड व्हाई और क्यों। अभी आधा आंसर हुआ कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। अब यहीं पर जोड़ देंगे, व्हाई से क्वेश्चन किया गया है तो आंसर में हमेशा आ जाता है बिकॉज। व्हाई यानी क्यों, और आंसर आएगा तो क्योंकि। तो इसीलिए आंसर में ये बिकॉज ऐड कर दिया जाता है। समझ आ रही है? तो अब इसमें क्या है कि बिकॉज क्यों की तुलना किया था? क्योंकि लैंचो को ऐसा लगता था, ये बात अब जोड़नी पड़ेगी, कि लैंचो को ऐसा लगता था कि बारिश के बाद फसल अच्छी होगी और पैसे अधिक अच्छे मिलेंगे। इसीलिए ना तुलना किया उसने कि ये बारिश होगी तो जो अनाज है या फसल है वो अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो पैसे अधिक अच्छे मिलेंगे। तो यहीं पर जोड़ देना है बिकॉज लैंचो थॉट दैट, लैंचो ने सोचा कि रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें विल
इंक्रीज माने बढ़ा देंगी, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, वैल्यू यानी कीमत या कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ऑफ क्रॉप्स। अब मैंने जो भी लिखवाया है वो इसी से रिलेटेड लिखवाया होगा। आंसर यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो आप आंसर बना सकते हैं, आंसर जो है बनाया जा सकता है। इसलिए जब ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप आंसर बना सकते हैं, यदि नहीं पता होंगी तो यही गलत होता है। अब जैसे इसने लिख दिया रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, ये कंपेयर्ड के बाद आर लिख दी थी, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या गड़बड़ हो गया, तुम्हारा क्रम ही गड़बड़ हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हैं ना, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका जो अर्थ है वो सही नहीं बन पाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों का क्रम में ध्यान देना जरूरी है। चलो भाई ठीक है। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, यही ना। तो फिर वही बात, व्हाट से क्वेश्चन किया गया है तो ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, यही ना है। इसका मतलब सब्जेक्ट इसमें दिया है तो पहले हमको इसमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज, अब यहीं पर ऑब्जेक्ट देना है, वाज। अरे भाई उसको सर्जरी करनी थी तो उसका क्या हुआ कि द वे टू सेव ट्रिकी वाज टू एडमिट हिम इन सर्जरी हाउस। अरे उसे सर्जरी के लिए एडमिट करना, बिना सर्जरी के लिए एडमिट किए उसको सही नहीं किया जा सकता था। मिला कि नहीं मिला, ADMIT, एडमिट हिम इन सर्जरी हाउस। ऐसे आंसर बनाए जाते हैं। यदि ये ट्रिक सीखे तो समझो कोई भी आंसर, जैसे अब आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं भी है, थोड़ा बहुत याद है, तो आप शब्दों को जोड़ लेंगे और रटने से बच जाएंगे। यानी इनको रटना नहीं है, इनको समझना है और सही से आंसर लिखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वो पॉइंट समझ में आए कि हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखें, उनका एक प्रोसीजर है क्या। तो सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड वाले या क्वेश्चन का प्रारूप क्या है। क्वेश्चन का रूल लिखवाया गया है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, कौन कौन, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक क्वेश्चन वर्ड वाले। दोनों का फार्मूला क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। और क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होता है ना। अब आंसर जब लिखेंगे तो आंसर करते समय दो प्रोसीजर होते हैं, उसका भी दो होता है, एक अफर्मेटिव में और दूसरा नेगेटिव में। यदि अफर्मेटिव में होगा तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और नेगेटिव जब करेंगे तब तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट हो या नेबर होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। ये दो प्रोसीजर अफर्मेटिव और नेगेटिव के अलग अलग प्रोसीजर में क्रम होना चाहिए। सब मिलेगा कहाँ, क्वेश्चन में ही। आधी चीज़ें क्वेश्चन में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों को क्वेश्चन में ऐड करना पड़ता है। आंसर बनाते समय हमें उन्हें कहाँ ऐड करना है ये समझना ज़रूरी है। यदि हम सही जगह पर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा।
अब जैसे इसका हो गया ना, द वे टू सेव ट्रिकी वाज टू एडमिट हिम इन सर्जरी हाउस। नेक्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा? तो सेंट्रल आइडिया तो द पोएट आर, अरे पोएट आर कैसे होगा? पोएट के साथ आर कैसे लग जाएगा? अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि पोएट एक है तो आर कैसे होगा भाई? जब भी हम आंसर लिख रहे हैं तो ये ध्यान देना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर का होगा। तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। यदि आप इन सब छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा? यानी स्नो यानी बर्फ के, डस्ट यानी कण, तो बर्फ के कण के बारे में क्या बताई गई इस पोएम में? तो द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट नेचर हैज़ द हीलिंग पावर, यानी प्रकृति के पास हीलिंग पावर होती है। आवर सैड मूड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए प्लीजेंट मूड बाय नेचर। The poet was sad, and he was in his way. He stood under a hemlock tree, where a crow shook the branches of the hemlock tree, and the dust of snow fell upon the author, and the author's mood became pleasant. यही है इसकी सेंट्रल आइडिया कि इस पोयम में बताया गया है या कवि ने बताया है कि प्रकृति के अंदर हमारे मूड को बदल देने की भी क्षमता होती है। जैसे कवि बहुत दुखी था, वह अपने रास्ते पर जा रहा था, एक हेमलॉक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। एक कौवे ने उसकी शाखा को हिलाया और बर्फ़ की छोटी छोटे कण उसके ऊपर गिर पड़े, जिसने उसके मूड को बदल दिया और उसका दिन खराब होने से बच गया। यही है सेंट्रल आइडिया। अब इसमें लिखने के लिए फिर वही बात ध्यान देनी पड़ेगी कि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट सही जगह पर हो, वर्ब सही जगह पर हो, ऑब्जेक्ट सही जगह पर हो। भाई आप ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी हम आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे? सही शब्द को सही जगह पर सही क्रम में लिखेंगे, तभी हमारा आंसर सही होगा। थोड़ा गंभीर बनिए और आंसर को सही लिखने का प्रयास करिए, ठीक है।